एक सीन इमेजिन करो कि एक छोटा सा ड्राइंग रूम है। उसमें एक फैमिली बैठी हुई है। पापा टीवी देख रहे हैं, मम्मी किचन में कुछ काम कर रही है और बेटा लैपटॉप पर बैठा हुआ जॉब एप्लीकेशन भर रहा है, जॉब्स अप्लाई कर रहा है। बेटे ने बीटेक किया हुआ है, उसके बाद एमबीए भी किया हुआ है, लेकिन उसकी जॉब नहीं लग रही है। रीजन वही, किसी बी या सी ग्रेड के कॉलेज से जो हर जगह पर हर एक्सप्रेसवे के आसपास निकल आए हैं, बैठे हुए हैं। उसमें से किसी एक कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था और बीटेक कर लिया था, फिर उसके बाद एमबीए कर लिया। मम्मी कहती है किचन से कि बेटा जो भी जॉब मिले कर ले, और पापा कहते हैं कि हमने भी तो इसी तरीके से शुरुआत की थी, हमने तो छोटे से शुरुआत की थी, सब ठीक हो जाएगा। और यही मिडिल क्लास का सबसे फेवरेट सेंटेंस है, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब सही हो जाएगा। पर सच ये है कि सब ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ फंसा हुआ है। किसी से कंपैरिजन में, किसी के साथ कंपटीशन में, अपने बारे में सोचने के अलावा बाकी हर चीज के बारे में। उनके बेटे ने बीटेक कर लिया तो मैं अपने बेटे को भी बीटेक कराऊंगा, कराऊंगी। उसने एमबीए कर लिया तो मैं भी एमबीए करूंगा। और उसी कंपैरिजन में हम फंसे जा रहे हैं, ईएमआईज में फंसे जा रहे हैं, दूसरों के बारे में सोचने में फंसे जा रहे हैं। वो क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, इसमें फंसे जा रहे हैं। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सिस्टम बना है, ये सिस्टम डिजाइन ही इस तरीके से हुआ है कि तुम कभी भी इस ट्रैप से निकल ना पाओ। तुम कभी भी मिडिल क्लास से निकल कर कहीं अमीर ना बन जाओ, कहीं जिंदगी में आगे ना बढ़ जाओ। आज के इस वीडियो में मैं तुमको यही बताऊंगा कि किस तरीके से ये सिस्टम डिजाइन किया गया है, किस तरीके से तुम्हें जानबूझकर गरीब रहने के लिए मजबूर किया जाता है। और इस वीडियो को एंड तक देखने में तुम्हें यह समझ में आएगा कि इस सिस्टम से, इस ट्रैप से निकलना कैसे है। कहानी स्टार्ट होती है हमारे स्कूल से। जब हम छोटे थे, किसी किसी ने किसी मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की होगी, किसी ने नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की होगी, किसी ने जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उससे पढ़ाई की होगी। तुम्हें याद है वो स्कूल का रिंग बेल? और जब सुबह असेंबली लगने से पहले वो बेल बजती थी, हम सारे जाकर असेंबली में खड़े हो जाते थे। और उस उसकी खास बात क्या थी पता है? उस पूरे असेंबली में, और इवन केवल असेंबली में नहीं, उसके बाद जो क्लासेस होती थी, जो हमें पढ़ाया जाता था, जो हमारा सिलेबस होता था, ये सारा हमें ओबे करना सिखाता था, हमें सुनना सिखाता था। हमें पीटी टीचर ने बोला ऐसे रहना है, यहां चलना है। क्लास टीचर ने हमें बताया कि इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। सब्जेक्ट टीचर ने हमें जो पढ़ाया, और ज्यादातर सब्जेक्ट टीचर भी तो वही होते थे कि उन्होंने बुक लिया, बुक में क्वेश्चन बोला, ये क्वेश्चन लिखो, फिर उसका आंसर बोलते गए, वो हमने आंसर लिखा और हमने क्वेश्चन और आंसर दोनों रट लिए। मैथ्स की प्रॉब्लम ऐसे होती है, हमने उसको 2 बार प्रैक्टिस किया और हमारा मैथ ठीक हो गया। मेरे तो डिक्टेशन भी थे 10th में। हम सबने उसी तरीके से पढ़ाई की है। जरा सोचो, उसमें आप प्रश्न कितने पूछते थे, क्वेश्चंस कितने करते थे, कितनी बार ये पूछते थे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये हम पढ़कर करेंगे क्या, इससे हमारी जिंदगी में बदलाव क्या आएगा। 10th इसलिए करते थे क्योंकि उसके बाद हम 12th कर सकेंगे, +2 कर सकेंगे। +2 इसलिए करते थे ताकि उसके बाद हम बीटेक या ग्रेजुएशन कर सकेंगे। कोई बायो इसलिए लेता था अपने +2 में ताकि वो डॉक्टर बन सकेगा, कोई मैथ्स इसलिए लेता था +2 में ताकि वो इंजीनियर बन सकेगा। इसके अलावा कोई लॉजिक, इसके अलावा कोई रीजन। जब हम कैलकुलस पढ़ते थे, आई थिंक 10th या 9th या 10th, आई थिंक या 11th में इंट्रोड्यूस हुआ था। कैलकुलस पढ़ते थे, एडवांस कैलकुलस पढ़ते थे। क्या रीजन था, क्या लॉजिक था? हमें कभी बताया ही नहीं, और हमने भी नहीं पूछा, क्योंकि हम तो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक उसी तरीके के एजुकेशन सिस्टम में थे। हमें क्यों पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, इसके बारे में नहीं पता। क्या पढ़ाई करनी है, कैसे याद करना है, कैसे आंसर लिखना है, किस क्वेश्चन का, कितने नंबर के क्वेश्चन का कितना बड़ा आंसर होना चाहिए, ये हमें पता था।
ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता था। तुमने जितनी पढ़ाई की है, जितनी चीजों के बारे में जानते हो, जितनी चीजें सीखा है, चाहे वो फैक्चुअल डेटा हो, कैलकुलस हो, या कोई भी हिस्ट्री की चीजें हो, ज्योग्राफी की चीजें हो, आज तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, इतनी सारे एआई टूल्स हैं जो तुमने 10 साल 15 साल पढ़ाई करके जो भी सीखा है, वो सब कुछ 10 मिनट में तुम्हें उसका आंसर मिल जाता है। तुम्हारा वो पूरा सीखा सिखाया बेकार सा लग रहा है। तुम्हें नहीं पता कि मैं इसको कहां पर यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा। तुमने मैथ्स ली थी, तुमने बीटेक किया था, इंजीनियरिंग के फॉर्मूले सीखे थे, तुम फिजिक्स में अच्छे थे, कैपलर्स के लॉ पढ़ रहे थे, और अभी तुम सेल्स कर रहे हो, तुम आईटी सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, तुम सैस प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तुम मार्केटिंग कंपनी में शॉप के बाद शॉप के बाद शॉप्स पर जाकर अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखा रहे हो। आज 2025 में हमारे पास ये सारी नई चीजें हैं, लेकिन हमारा सिलेबस अभी भी 1980 वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से आज हम 25 के एंड में है। 4 साल बाद मतलब 2030 में जितनी भी जॉब्स आज की डेट में है, उसका 40% एआई से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2025 का स्टेटमेंट रिसर्च कहता है। अब तुम ये सोचो कि जब ये रिप्लेस कर दिया जाएगा एआई से, इसका मतलब क्या है। आज की डेट में भी इंडिया में करीब 2 करोड़ ऐसे ग्रेजुएट्स हैं, बीटेक होल्डर्स और जो अलग अलग स्ट्रीम से ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जो अनएम्प्लॉयबल हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास बीटेक है, उनके पास एमबीए है, लेकिन वो बीटेक करने के बाद भी इतनी भी स्किल उनके अंदर नहीं आई है, इतना भी लॉजिकल सेंस नहीं आया है, इतना भी छोटा एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं पास कर सकते कि उन्हें कहीं पर नौकरी मिल सके। 2 लड़के एक साथ, एक लड़का राज, उसने पहले बीटेक किया, फिर बीटेक करने के बाद एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद वही कि कहीं पर जॉब के लिए लग जाते हैं, और वो एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी में, एमएनसी में लग गया है। डेली ट्राउजर शर्ट और पहनकर और गले में आईडी डालकर ऑफिस जाता है, चमकता हुआ सा। उसकी सैलरी 35,000 रुपए हर महीने आज की डेट में है। 1 साल ही हुए हैं, पहला साल है जॉब का। लेकिन उसी का दोस्त विनोद जब बीटेक कंप्लीट कर रहा था, उसी समय से उसने YouTube पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट। और कंटेंट क्रिएशन भी ऐसा नहीं कि जिसके बारे में उसको बहुत ज्यादा नॉलेज कर लेने की जरूरत थी, क्योंकि वो बीटेक कर रहा था उस समय, उसने आईटी लिया हुआ था, तो थोड़ा बहुत उसको फ्रंट एंड आता था। उसने ग्राफिक डिजाइनिंग को और अच्छे तरीके से सीखा। अब वही YouTube के माध्यम से सिखाता है लोगों को। जितने दिनों में राजेश ने एमबीए कंप्लीट किया था, उतने दिनों में आज विनोद 2 लाख रुपए हर महीने के कमाने लगा है। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, दोनों ने एक साथ सोचा कि हमें जिंदगी में कुछ करना है, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन एक ने डिग्री ली और दूसरे ने डायरेक्शन ली। लेसन ये है कि सिलेबस से बड़ा स्किल होता है, और फॉर्मल डिग्री से बड़ी सेल्फ लर्निंग होती है। अगर आप अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, जमाने के साथ चल नहीं रहे हो, तो तुम पीछे रह जाओगे। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। एक सीन इमेजिन करो कि तुम ऑफिस से अभी अभी घर पे आए, थके हुए हो, तुमने पानी पिया और चाय की चुस्की लेने लगे। चाय की चुस्की लेते लेते तुम्हें लगा कि चलो 10 मिनट फ्रेश हो जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, और तुमने अपना फोन उठाया और इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने लगे। अगले ही केवल 5 मिनट बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि 1 घंटे हो चुके हैं। तुमने 5 मिनट के लिए रील स्क्रॉल करना स्टार्ट किया था, अब 1 घंटे हो गए हैं। यहां पर केवल समय की बर्बादी नहीं हो रही है। तुम्हें लग रहा है कि केवल समय की बर्बादी हो रही है, नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। तुम अब देख रहे हो कई सारे लोग गोवा की ट्रिप कर रहे हैं, कई सारे लोग नए महंगे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, आईफोन्स खरीद रहे हैं।
कई सारे लोग क्रिप्टो में, इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे पैसे बना रहे हैं और अब तुम्हारा दिमाग खराब होता है कि तुम पीछे रह गए। इसी को बोलते हैं फोमो। यही फोमो है, जब तुम्हें लगता है कि दूसरे अलग निकल गए, दूसरे इधर उधर चले गए, दूसरे जिंदगी में कामयाब हो गए, बड़े हो गए, मैं नहीं बड़ा बन पाया। ये तुम्हारा केवल समय नहीं बर्बाद करता, ये तुम्हारा दिमाग भी खराब कर देता है। तुम्हें पता है 2025 में भारत में इंस्टाग्राम के कितने यूजर्स हैं? इस समय भारत में इंस्टाग्राम पे करीब 60 करोड़ यूजर्स हैं। 60 करोड़ यूजर्स। और उसमें से कितने लोग पैसे बना पाते हैं, कितने लोग कंटेंट के थ्रू अर्निंग कर पाते हैं? लेस देन 0.5% लोग। लेस देन 0.5% लोग। तो ज्यादातर यूजर्स कंज्यूमर्स बनकर रह गए, क्रिएटर्स नहीं बन पाए। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। एक लड़का अंकित, उसने 6 महीने के लिए अपना फोन बंद कर दिया, अपना नेटफ्लिक्स बंद कर दिया, पूरी दुनिया से कट गया, दोस्तों से कट गया, केवल अपने ऊपर काम करना शुरू कर रखा, कॉपी राइटिंग के बारे में सीखता रहा। और 6 महीने बाद कॉपी राइटिंग से उसने स्टार्ट की कि अब मैं कॉपी राइटिंग के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लूंगा और उस पर काम करूंगा। उसे लग रहा था कि दुनिया अचानक से बदल जाएगी, उसकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि उसने कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख रखे थे। उसे शुरू के 3 महीने में कोई क्लाइंट नहीं मिला। फिर पहला क्लाइंट 2,000 रुपए का, दूसरा क्लाइंट 10,000 रुपए का और तीसरा क्लाइंट 50,000 रुपए का। यहां पर सीखने वाली बात यह है कि आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी आपके अंदर वो बात आएगी जिससे आप अर्न कर सको, जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। लेकिन केवल ये काफी नहीं है, इसके साथ ही पेशेंस रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा। अगर अंकित ने वही 6 महीने बाद, जब उसे लग रहा था कि अचानक से चमत्कार हो जाएगा और 3 महीने कोई क्लाइंट नहीं मिला, वो काम करना बंद कर देता, नए प्रोजेक्ट्स पे बिड करना बंद कर देता, लोगों से बात करना बंद कर देता कि यार मेहनत करने से, अपने स्किल्स को इंप्रूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, तो क्या उसे रिजल्ट मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। एक मिडिल क्लास लड़की प्रिया, उसकी शादी होने वाली थी। शादी के लिए उसके पापा ने 18 लाख रुपए जोड़ के रखे हुए थे और जब शादी खोजने निकले, सारी तैयारियां की, उसके बारे में खर्चे कैलकुलेट किए, तो शादी का टोटल खर्चा निकल कर आया 30 लाख रुपए। पापा जी ने बाकी के 12 लाख रुपए लोन ले लिए। शादी के दिन सबको मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, परफेक्ट फ्लावर्स, परफेक्ट डेकोर, परफेक्ट लहंगा, सारी चीजें परफेक्ट थी, सब खुश थे। केवल एक चीज मिसिंग थी, पापा की पीस ऑफ माइंड, जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था, जिसके बारे में उसके पापा के अलावा बाकी सब लोग बोल रहे थे, कोई समझ नहीं पा रहा था। ये शादी एक और मिडिल क्लास ट्रैप है। ज्यादातर लोग बिला वजह, केवल इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के शादी में खाया है तो हमें भी खिलाना है, उन्होंने अपनी लड़की की शादी में इतने लाख रुपए लगाए थे तो मैं उससे ज्यादा लगाऊंगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि क्योंकि करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का मैरिज इंडस्ट्री जो है, तो जाहिर सी बात है इसमें जब पैसे खर्च होते हैं तो किसी न किसी को मिलते हैं, कोई ना कोई उससे जॉब करता है, कैटरिंग वाले को काम मिलता है, टेंट वाले को काम मिलता है, डेकोर वाले को काम मिलता है। तो एज ए इंडस्ट्री मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज से है कि जितना तुम कर सकते हो उससे ज्यादा कर रहे हो, लोन लेकर कर रहे हो। अगर तुम्हें लोन लेना ही है तो वो लोन लेकर अपने बेटी और दामाद या बेटे और बहू, उनके ज्वाइंट अकाउंट में पैसे डाल दो, शायद उससे वो कुछ काम कर पाएंगे, उनकी जॉब जाएगी तो उनके पास इमरजेंसी फंड होगा। एक बार किसी ने बोला कि इंडिया ईएमआई पे जीता है और क्रेडिट कार्ड पर सपने देखता है। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है।
आपको पता है आरबीआई का लेटेस्ट डेटा 2025 का ये कहता है कि भारत में जो हाउस होल्ड डेट्स हैं, मतलब जो पर्सनल लोन आप लेते हो फ्रिज के लिए, गाड़ी के लिए, इस तरीके की जो आप लोन्स लेते हो, हाउस होल्ड डेट्स आज के समय में 22 लाख करोड़, 22 लाख करोड़ रुपए का डेट है। और 2020 में ये कितना था? 9 लाख करोड़, 9 लाख करोड़। पिछले केवल और केवल 5 सालों में ये 2 गुने से ज्यादा हो गया है। मतलब 2 गुने से ज्यादा ऑन एन एवरेज एक इंसान पर, एक आदमी पर, एक इंडिविजुअल पर कर्ज हो चुका है। और तुम्हें पता है सबसे मजेदार बात, ये जितने भी लोन लिए जाते हैं उसका मेजर कौन से ऐसे 1, 2 या 3 प्रोडक्ट होंगे, चीजें होंगी जो तुम्हें लगता है कि जिसपे सबसे ज्यादा लोग एक्सपेंस करते हैं, खर्चे करते हैं? इस पूरे हाउस होल्ड डेट का करीब 19% केवल 2 चीजों पर खर्च होता है, एसयूवी और आईफोन। आज हर तीसरी गाड़ी सनरूफ वाली होती है। हर चौथा बंदा आईफोन लेकर घूम रहा होता है। उसे चाहिए आईफोन क्योंकि किसी और ने ले लिया है। उसे चाहिए आईफोन क्योंकि उसके दोस्त ने ले लिया है। उसे चाहिए आईफोन क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई पर मिल रहा है। उसे चाहिए आईफोन क्योंकि उसे स्वैग बढ़ता है। एक चीज याद रखो, 2 टाइम रूल अपनी लाइफ में अपनाना, अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज तुम बिना कर्ज लिए 2 बार खरीद सकते हो, वो चीज तुम्हें लेना चाहिए। जो चीज तुम 2 बार बिना कर्ज लिए नहीं खरीद सकते, मैं एसेंशियल्स की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि तो जिसके बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलने वाली है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि अगर तुम्हारे घर में राशन नहीं है, रोटी नहीं है, तो तुम्हें लोन नहीं लेना चाहिए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि अगर तुम एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते तो लोन लेकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं हाउस होल्ड डेट्स की। मैं बात कर रहा हूं आप जो अपने शानो शौकत, लाइफस्टाइल, एसी, फ्रिज, गाड़ी, आईफोन, इस पे पैसे खर्च करते हो। चाहे तुम करते हो, तुम्हारा दोस्त करता है, तुम्हारे माँ बाप करते हैं, ये सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज तुम 2 बार अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं खरीदना चाहिए। दूसरी चीज, नो कॉस्ट ईएमआई जैसा कुछ भी नहीं होता। नो कॉस्ट ईएमआई मतलब कोई कंपनी तुम्हें बिना मतलब के, बिना किसी फायदे के पैसे दे रही है, ईएमआई बनवा दे रही है, आसानी से तुम्हारी हेल्प कर रही है और उसका कोई फायदा नहीं। यहाँ पर मैथ्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको फाइनेंस की नॉलेज की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कॉमन सेंस की जरूरत है। आज अगर तुम्हें लगता है कि लाइफ थोड़ी स्लो चल रही है, लाइफ से एक चीज से हम निकलते हैं लाइफ में से तो दूसरी चीज में फंस जाते हैं, तो याद रखना लाइफ में एजुकेशन सिस्टम, सोसाइटी, सर्कमस्टेंसेस इसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि आप क्वेश्चन मत करो, ताकि आप फोकस करके कोई काम ना कर पाओ। इसी तरीके से जिंदगी डिजाइन की गई है, इसी तरीके से दुनिया डिजाइन की गई है। तुम्हें सिखाया गया कि डिग्री लो जॉब मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम्हें सिखाया गया कि शादी कर लो सब सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम्हें सिखाया गया कि जो चीज अभी नहीं ले सकते उसको ईएमआई पर ले लो, कंफर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एक चीज ध्यान दो, एक चीज आज से डिसाइड करो कि अपने स्किल्स पे काम करना शुरू करना है, अपने आप पर काम करना शुरू करना है। दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलना शुरू करना है। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करना है। पैसे बनाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसा बनाना, पैसा कमाना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। मैं हमेशा महंगी चीजों का शौक रखता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी महंगी चीजों का शौक रखो, लेकिन केवल इसलिए कि दूसरों को दिखाना है इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करना है इसलिए। और जब पैसे कमाओगे, माइंडसेट को चेंज करोगे, तभी ये चीजें भी कर पाओगे। ये डिसाइड कर लो कि सिस्टम तुम्हें कंट्रोल करेगा, तुम्हें सिस्टम के हिसाब से चलना है, या तुम सिस्टम को कंट्रोल करोगे, तुम सिस्टम का पार्ट नहीं बनोगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है
तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखकर जरूर जाइए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।